मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। ये 10th CBSE साइंस चैप्टर नंबर 10th एंड 11 लाइट से रिलेट चैप्टर हैं, उनकी बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन वाला जो टॉपिक चल रहा है, इससे पहले रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो चुका है। रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में अपन बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले तो इसको सिंपल समझना क्या है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, कि रिफ्रैक्शन आपने देखा ही है, लाइट रेज किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, तो वो बेंड करती है। क्या करती है? बेंड। तो बेंड कितना करती है उस दूसरे मीडियम में, तो उस कैपेसिटी को ही अपन क्या करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं। सिंपल वर्डों में कि मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रेज इंटर करेगी तो बेंड करेगी। बेंड करती है, कितनी करती है? तो मतलब कि बेंड कराने की उस मीडियम के द्वारा उस लाइट रेज को बेंड कराने की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी ही उस मीडियम की क्या कहलाएगी? उस पर्टिकुलर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपवर्तनांक। ठीक, यानी कि उस मीडियम के द्वारा लाइट रेज जो आ रही है रिफ्रैक्शन में, तो उसको कितना को बेंड करता है, उसको कितने बेंड करने की कैपेसिटी रखता है वह, तो उस कैपेसिटी को ही क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये तो इसकी क्या है कि मतलब सिंपल वर्डों में बात हुई। अब अपन इसको इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है वो देखिए। कि आपने अब ये तो डायग्राम देखा ही, ठीक है ना, और इसमें क्या है कि ये एंगल आई और एंगल आर होंगे। इन दोनों की जो साइन वैल्यू आपने जो सेकंड लॉ देखा था, साइन आई और ये साइन आर, ठीक है ना, इन दोनों का जो रेशो है, ये रेशो ही क्या कहलाता है? ये रेशो यानी कि जो है, ये रेशो क्या बताता है? इस दूसरे मीडियम में यानी कि पर्टिकुलर मीडियम के द्वारा उस लाइट रेज को कितना बेंड कराया गया है, ठीक है ना, कितना बेंड कराया गया है। जैसे मान लीजिए कि जो साइन आई है, इसका जो एंगल है वह जो भी इनमें क्या है कि मतलब वैल्यू आ रही है उसकी 1 है, और दूसरे में क्या है कि मान लीजिए कि 1 पॉइंट, यहाँ पर क्या है कि अगर अपन उसमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक में ना जाए, डायरेक्टली देखें तो 1.5 आ रही है मान लीजिए कि। तो अब इसके कंपेयर में मतलब यहाँ पर क्या है कि दोनों में देखेंगे तो इसने ये देखिए मतलब क्या है कि 1.5 टाइम इसने क्या किया है? इसको बेंड कराया है। क्या कराया है? बेंड। तो ये इसकी क्या कहलाएगी? कैपेसिटी, ठीक है ना। इसी को अपन किससे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि इसी को क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस साइन से लिखा जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रो। क्या कहते हैं इसको? रो कहते हैं ये। अब आगे देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन: द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट साइन आई अपॉन साइन आर फॉर अ लाइट रेज passing from air medium to other particular medium is called refractive index of particular medium। मतलब यहाँ पर जो पहला वाला जो मीडियम है ना, ये हमेशा क्या रखा जाएगा? एयर रखा जाएगा। और दूसरा वाला मीडियम जो भी है, कोई सा भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ठीक है ना, घी हो सकता है, डायमंड हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ठीक है, ये कोई से भी मीडियम। यानी कि लाइट रेज जब एयर मीडियम से किसी भी दूसरे पर्टिकुलर मीडियम में एंटर करती है, तो वह कितना बेंड करती है, वह लाइट रेज कितना बेंड करती है, वह दूसरा पर्टिकुलर मीडियम उस लाइट रेज को कितना बेंड कराने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो उसी को ही क्या कहेंगे अपन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि जो आर, ये क्या है कि एयर में जो लाइट रेज है
इसके जो साइन आई वैल्यू आएगी ये तो हमेशा कॉमन होगी, और इसके कंपेयर में जो साइन आर वैल्यू जो आ रही है वो कितनी ज़्यादा या कम आ रही है, ठीक है ना, ज़्यादा या कम आ रही है। अगर कम आएगी, मान लीजिए कि यहाँ पर इसकी तो वैल्यू अपन ने कांस्टेंट 1 रख दी है, ठीक है ना। एयर तो सभी के लिए कांस्टेंट है, एक ही एयर मतलब क्या है कि कॉमन है, ठीक है ना। मान लीजिए कि अपन ने साइन आई की वैल्यू अपन ने कांस्टेंट 1 मान ली, क्या मान ली 1। अब इसके कंपेयर में दूसरे वाले मीडियम में जब साइन आर की जो वैल्यू है वो क्या है कि कितनी ज़्यादा है या फिर कितनी कम है। मान लीजिए कि दूसरे वाले मीडियम में साइन आर की जो वैल्यू है वो 0.5 आई, तो 0.5 आई यानी कि हाफ टाइम, ठीक है ना। हाफ टाइम मतलब क्या हुई है, कम हुई है, ठीक है ना, क्या हुई है, हाफ टाइम कम हुई है। तो इसका मतलब ये क्या है कि 0.5 यहाँ पर क्या आएगा, वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि एयर में उस लाइट रेज के कंपेयर में इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बेंड कराने की कैपेसिटी उसके कंपेयर में क्या है, आधी है, ठीक है ना, कम मतलब कि हाफ है, ठीक। तो इसका क्या है कि मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपेयर में क्या होगा, 0.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। उसी तरीके से ही मान लीजिए कि इसकी वैल्यू इस एयर के कंपेयर में, मान लीजिए कि आपने ग्लास में क्या है कि इसको लाइट रेज को एंटर कराया है ना, सपोज कीजिए, तो इसका क्या है कि वैल्यू मान लीजिए कि 1.5 आई है इसके एयर के कंपेयर में। तो अब यहाँ पर ये क्या है कि 1.5 टाइम, ठीक है ना, क्या हुई है, उसके कंपेयर में ज़्यादा हुआ है। तो ज़्यादा हुआ है तो इसकी क्या है कि वैल्यू क्या आएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कांस्टेंट वैल्यू 1.5 आएगी। तो 1.5 आ गई, तो इसी को अपन क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि उसके कंपेयर में कितने वो क्या है कि मतलब उसको लाइट रेज को कितना ज़्यादा मतलब कि बेंड कर रहा है और कितना कम कर रहा है, तो उस रेशो को अपन क्या कहेंगे, साइन आई और साइन आर के रेशो को अपन क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यही तो बताएगा, साइन आर और साइन आई की जो रेशो है यही बताएगा कि वो कितना उसको बेंड करती है और कितना नहीं करती है, कितना कम करती है, ठीक है। तो एक तो डेफिनेशन ये है जो अकॉर्डिंग टू द एंगल या अकॉर्डिंग टू द स्नेल लॉ, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, ये स्नेल लॉ है, ठीक है ना, इसलिए ये अकॉर्डिंग टू द स्नेल लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अकॉर्डिंग टू द एंगल, ठीक है ना। अब एक और है अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के बेस पर भी देखो, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट के बेस पर क्या है, वही रेशो फॉर्म में देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है ना, और स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, ठीक है। मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी वैल्यू आएगी दोनों के बीच में कैलकुलेशन होने के बाद तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट के बेस पर मतलब क्या है कि एयर में लाइट की स्पीड कितनी है और दूसरे मीडियम में इंटर होने के बाद उसकी स्पीड कितनी कम हुई या कितनी ज़्यादा हुई, ठीक है ना। तो वो स्पीड ऑफ इन दोनों के बीच की जो स्पीड का जो रेशो होगा वो रेशो ही क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दो मतलब कि डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द मतलब इसके क्या है कि एंगल और अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो एयर के कंपेयर में दूसरे मीडियम में उस लाइट रेज की स्पीड में कितनी कमी आएगी या कितनी अधिक मतलब क्या है कि ज़्यादा होगी, तो उसको अपन क्या कहेंगे, तो उन दोनों के बीच का जो रेशो कहलाएगा वो रेशो ही क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशो ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम टू अदर मीडियम, अदर पर्टिकुलर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है वैसे तो,
दोनों के लिए फॉर्मूले भी आपके सामने आ गए। तो दो फॉर्मूले हैं अब इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। कितने फॉर्मूले हैं? दो, ठीक है ना। दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं? ये रो इजकल टू साइन आई अपॉन साइन आर, एक तो ये है जो अकॉर्डिंग टू द एंगल या अकॉर्डिंग टू द स्नेल लॉ। दूसरा रो इजकल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है ना। और अच्छा, आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मालूम है कितनी है? 3 × 10⁸, ठीक है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है, ये हमेशा कॉमन रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ये हम। और इधर से दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, कोई सा मीडियम जिसका आप मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं, अदर मीडियम, ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए ऑयल का निकालना चाहते हैं कि एयर के कंपेयर में ये लाइट को कितना बेंड करेगा, कितना नहीं करेगा, है ना। तो उसमें लाइट की स्पीड कितनी कम होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो टाइप है इसके, पहला दूसरा, ठीक है। दो टाइप है, एक तो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये हमेशा पर्टिकुलर मीडियम का एक मतलब उसका पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है ना। मतलब किसी भी मीडियम का पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, ठीक है ना। जबकि रिलेटिव जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये मतलब क्या है कि ऑथेंटिक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये चेंजेबल होता है। मतलब चेंजेबल कैसे होगा वो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इसको देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा कि जब अपन क्या है कि कोई भी मीडियम है, दूसरा अदर मीडियम, इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर एयर मीडियम के कंपेयर में अगर मेजर करते हैं, जो एयर क्या है कॉमन, ठीक है ना। एयर को कॉमन मान करके दूसरे वाले मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन फाइंड आउट करते हैं तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है ना। मतलब यही इसका एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से वास्तविक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसको। एब्सोल्यूट का मतलब होता है वास्तविक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है मतलब कि एक तरीके से कंपेयर्ड किया हुआ, ठीक है ना, तुलनात्मक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। तो तुलना तो आप किसी से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे आप क्या है कि ऑयल है, अब ऑयल के कंपेयर में वाटर की भी कर लो, है ना। या ये क्या है कि ऑयल के कंपेयर में घी की कर लो, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर देखिए ये एयर के, ठीक, इधर से क्या है कि ये वाटर के कंपेयर में घी की कर लो, है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर घी का अलग आएगा, यहाँ पर इसका वाटर के कंपेयर में अलग आएगा, यहाँ पर ऑयल के कंपेयर में वाटर का अलग आएगा, ठीक है ना। तो ये तो चेंजेबल रहेंगे, मतलब ये तो क्या है कि एक दूसरे का चाहे किसी के साथ में कंपेयर की हुई वैल्यू है, ठीक है ना। जबकि जो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना, ये केवल मेजर किया जाएगा कंपेयर टू द एयर, ठीक है, एयर के कंपेयर से, है ना, कि एयर के कंपेयर में उसके अंदर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, वो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कितना कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको बताने वाला जो कहलाएगा वो कहलाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो ये है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यही क्या है एक तरीके से इसका
एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये क्या है, इसका तुलनात्मक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वो कोई मतलब क्लियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, वो तो तुलनात्मक चेंजेबल है वो, ठीक है ना, ये हमेशा चेंज होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑयल का आप वाटर के साथ में करोगे तो अलग वैल्यू आएगी, वाटर का क्या है कि घी के साथ में करोगे तो अलग वैल्यू आएगी, ठीक है ना। इधर से क्या है कि ऑयल का घी के साथ में करोगे तो अलग वैल्यू आएगी, वाटर की ग्लास के साथ में करोगे तो अलग वैल्यू आएगी, तो वो उनकी तो अलग मतलब कि चेंजेबल है। मगर जब एयर को अपन क्या माने, कॉमन कांस्टेंट मान लें और उसके एयर को कॉमन मान करके किसी भी अदर मीडियम का अपन क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा उसका एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन देख लीजिए। व्हेन लाइट रेज गोइंग फ्रॉम एयर मीडियम टू द अदर पर्टिकुलर मीडियम, देन गेट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि एयर से जब लाइट रेज दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उस पर्टिकुलर मीडियम में जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को फाइंड आउट होता है उसी वैल्यू को अपन क्या करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं, ठीक है ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, व्हेन लाइट रेज गोइंग फ्रॉम अ मीडियम विदाउट एयर, ठीक है, विदाउट एयर को छोड़ करके, और किसी भी को भी ले लो आप, ठीक है, अ मीडियम विदाउट एयर एंड वैक्यूम, वैक्यूम को भी छोड़ देना, एयर को और वैक्यूम को यहाँ पर क्या है कि रिफ्लेक्शन में एक ही माना गया है, ठीक है ना। तो हाँ, टू अदर मीडियम देन द गेट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यानी कि एयर को और वैक्यूम को छोड़ करके किसी भी अदर दूसरे मीडियम का आपस में आप अगर क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वो कहलाएगी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एयर और वैक्यूम के साथ में किसी भी दूसरे मीडियम की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड आउट करते हैं तो वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा उसका पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसी को कहेंगे अपन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। उसी तरीके से है जैसे आपने 9th क्लास में एटॉमिक मास देखा था। एटॉमिक मास भी दो प्रकार का आपको मैंने बताया था, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके जो निकाला जाता था वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास था। जबकि रिलेटिव किसी भी एक एटम का दूसरे एटम के साथ में कंपेयर कर लिया, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ में, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ में, इस तरीके से, तो वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास था। उसी तरीके से ये भी, ठीक है ना, यहाँ पर ओके। अब ये तो क्या होगा, ये चेंजेबल रहेगा, जबकि ये हमेशा ये क्या है कि स्टेबल रहेगा, वही रहेगी, एक्चुअल वैल्यू रहेगी, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होगी, ये तो चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब ये एक तरीके से एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पर्टिकुलर मीडियम का, और ये क्या है कि मतलब चेंजेबल है, ठीक है ना, ओके। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एयर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन, और ये M2, इस तरीके से लिखा जाता है इसको। मतलब इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, और फिर जो भी वैल्यू आएंगे जिसको यहाँ पर लिख देंगे अपन, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये 1.33 आई, ठीक है ना, तो इसको इस तरीके लिख दें। तो इस तरीके से इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स M2, है ना। अच्छा, एयर को फिर कभी कभी क्या है कि मतलब छोड़ भी देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि एयर क्या है, कॉमन है, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख देते हैं UP, ठीक है ना। इसको नहीं लिखने से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है ना, अपने आप समझ में आ जाता, मतलब कि अपने आप जो भी देखता है ना वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब एयर है, ठीक है ना, क्योंकि एयर क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। तो या तो एयर लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एयर ना लिख करके इस तरीके से खाली छोड़ दो इसको तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब एयर है, ठीक है ना। जबकि इसको अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको करेंगे M1
जो भी मीडियम आपने लिया है, ठीक है ना, और M2 जिस भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उन दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए ऑयल, ये क्या है कि वाटर और घी का देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको वाटर, ठीक है, और ये क्या है कि घी लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मतलब कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के कंपेयर में जो भी आएगा उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यानी कि इस साइन से लिखा जाएगा, है ना, और ये इस साइन से लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें आपको मतलब क्या है कि दोनों नाम लिखने ही पड़ेंगे, जबकि यहाँ पर आप एयर को छोड़ सकते हैं, क्योंकि एयर क्या है, कॉमन है। तो एयर को अपन मान लेते हैं कि भाई हाँ यहाँ पर एयर ही लिखी हुई है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ओके, तो ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप हुए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपने देख लिया, अपवर्तनांक हो गया ये। अब आपकी बुक में कुछ मतलब क्या है कि मीडियम है जिनके क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू लिखी हुई है, तो आप उनकी एक दो की वैल्यू जो है ना उनको याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट एक नंबर में पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो वैक्यूम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह 1.00, ये वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना, वैक्यूम का। और ये एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.003 होता है, और इसीलिए ही एयर और वैक्यूम को इस रिफ्रैक्शन में मतलब क्या है कि एक ही माना गया है, ठीक है ना। हालांकि एक नहीं है, वैक्यूम और एयर एक नहीं है, मगर यहाँ पर क्या है कि दोनों की वैल्यू लगभग सेम होने के कारण, ठीक है ना, दोनों को क्या मान लिया गया है, एक ही मान लिया गया है, सेम मान लिया, ठीक है ना। केवल इसके लिए रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ओनली, है ना। यहाँ पर मैंने एयर और वैक्यूम को एक कह दिया, इसका मतलब हमेशा के लिए नहीं हुआ है ये, ठीक है ना। फिर आप ये कहो कि सर आपने एयर और वैक्यूम को एक ही बता रहे हैं, मैं केवल इसकी ही बात कर रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ओनली, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 1.00 इसकी है, 1.003 इसकी है, ठीक है ना, एयर की। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने के कारण दोनों को इस रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दोनों को एक माना है, ठीक है ना, सेम मान लिया। और ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52, ठीक है। आइस, बर्फ, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31। ये किसकी दे रखी है आपको, आपकी बुक में एक वाटर की दे रखी है 1.33, ठीक है, और एक डायमंड की, डायमंड 2.42, ठीक है ना। तो अब आप एक बात ध्यान रख, यहाँ से क्या है कि ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वैक्यूम का, है ना। और अगर इसका एयर और वैक्यूम का क्या होता है, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का होता है, ध्यान रखेगा। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका, डायमंड का। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, डायमंड का होता है, हीरे का, ठीक है ना। और ये वाटर की और आइस का भी आप ध्यान रखेंगे, और ग्लास का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ओके। क्योंकि इनमें से एक नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा 1.3 इज, ठीक है ना, तो 1.33 इज। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान रखेंगे, 2-3 वैल्यू है तो रखना, इनको कोई दिक्कत नहीं है। वाटर की याद, ये आइस की याद रह जाएगी 1.31 है, और उससे 1.33, ठीक है ना, 2 और ज़्यादा कर देना 0.2, ठीक है ना। तो इसकी वाटर की आ जाएगी, और 1.52 इसकी है, सबसे ज़्यादा इसकी होती है डायमंड की 2.42, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट एक न्यूमेरिकल भी है, क्योंकि आपने इसके फॉर्मूले भी देखे हैं ना, तो इसका न्यूमेरिकल भी देख लें। न्यूमेरिकल आप क्या है कि साइड में क्या है कि इसके न्यूमेरिकल को यहाँ पर क्या है कि देखना, इस स्क्रीन पर मैं यहाँ पर क्या है कि इसको
समझाता हूँ आपको। द लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। मतलब आपसे क्या कराएंगे कि जो लाइट कहाँ से, एयर मीडियम से ग्लास मीडियम के अंदर इंटर होती है, ठीक है ना, और जो ग्लास मीडियम है वो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 लिए हुए हैं, रखता है, ठीक है ना। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो मतलब सिंपल सी बात है, आपको क्या है कि मतलब ये दो वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। क्या दी है, पहले तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, ये स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, इन एयर, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, ये तो आपके पास में फॉर्मूला बन गया। तो एयर का और ग्लास का नाम ले रहा है, तो आपने यहाँ पर क्या है कि मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दोनों के अनुसार अपन ने फॉर्मूले को यहाँ पर सेट कर दिया है। अच्छा, अब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये तो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपको ये मिले या ना मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप इस वैल्यू को कक्षा 6 से पढ़ रहे हैं। तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट, इसकी लाइट की स्पीड कितनी होती है एयर में, वो आपको पहले से मालूम है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये आप कक्षा 6 से पढ़ रहे हैं, इसलिए बोर्ड एग्जाम में इसकी वैल्यू को दे या न दे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, आपको क्या है कि अलग से इसकी दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू, ठीक है ना। ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 1.50, ठीक। अब इनकी वैल्यू को आप पुट कर लेंगे, बस वैल्यू को पुट कर लेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आई जाएगी, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.50, और इसकी वैल्यू को अपन निकाल लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने x कर दिया इसको, ठीक, x = इसको सोल्व करते हैं, तो 3 × 10⁸ 1.50, ठीक है ना। सोल्व करेंगे तो आ जाएगी आपके पास में वैल्यू इसकी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सोल्व करके देख लेना, ये मैंने इसको क्या है कि डायरेक्ट लिख दिया है, मगर सोल्व करके देखोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इस तरीके से इसको क्या कर लेना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। इसके आगे के जो टॉपिक हैं उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगला जो टॉपिक आएगा आपके स्फेरिकल जो लेंस हैं, जिस तरीके से स्फेरिकल मिरर पढ़े थे अपन ने, उसी तरीके से रिफ्लेक्शन के लिए